तकरीरें हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे उनसे पाकबाज आदमी पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। पिछले 3.5 साल में जिस बेदर्दी के साथ इस मुल्क व कौम की दौलत को लूटा गया, आमदन से ज़ायद असासे बनाए गए और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अवाम के पैसे से अपनी जायदादों में इजाफा किया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी किया गया। मैं पहले बहुत तफसील के साथ ये बयान कर चुका हूं कि किस तरीके से फराह गोगी जो मफरूर हैं और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर जो मफरूर हैं, जिनको इमरान खान साहब ने फरार करवाया और दुबई में उन्होंने पनाह ली जाकर, उन्होंने किस तरह बनी गाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत की और बुशरा साहिबा की आशीर्वाद के साथ अरबों रुपया कमाया। आज तक उस बात का जवाब नहीं आया कि जो 2019 में इमरान खान साहब ने उनको एमनेस्टी स्कीम दी थी और उस एमनेस्टी स्कीम के जरिए उन्होंने 32 करोड़ रुपया वाइट किया था, वो किस इख्तियार के तहत दी। यानी ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की अप्रूवल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी और हतमी मंजूरी वजीर आजम ने दी। तो ये किस तरह हो गया कि एक खातून जिसको वजीर आजम का कुर्ब हासिल था, जिनके शब रोज बनी गाला में गुजरते थे और जिनके घर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का तकरीब निकाह भी अंजाम पाया, तो ये कैसे हो गया कि 2019 में 32 करोड़ की एमनेस्टी दी गई और ब्लैक मनी को वाइट करवाया गया। क्या ये एमनेस्टी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी? क्या ये एमनेस्टी पाकिस्तान के बिजनेसमैनों, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, या ये एमनेस्टी फराह गोगी और उनके खावंद के लिए थी? मुझे तो अब ये लगता है कि ये एमनेस्टी की स्कीम खसूसी तौर पर इसलिए लाई गई कि जो काला धन फराह गोगी और इनके खावंद ने इकट्ठा किया था उसको जायज करार दिया जाए। यानी सितम ज़रीफी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी की पूरी एक स्कीम मुतारिफ कराई और उस स्कीम के तहत करोड़ों रुपया उसको वाइट करवाया गया। क्योंकि मामला यह है कि उस पैसे की मनी ट्रेल कोई नहीं थी, उस पैसे की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं थे कि यह साबित किया जाता कि जिस घर में इमरान खान साहब का निकाह हुआ, जिनका वो घर है, उन लोगों ने ये 32 करोड़ रुपया कहां से हासिल किया। और ये इसलिए किया गया कि तहकीकात से बचा जाए और इसलिए किया गया कि किसी किस्म का कोई तहकीकाती इदारा इसका नोटिस ना ले सके। क्या वजीर आजम को यह इख्तियार हासिल होता है कि जिन लोगों को उनका कुर्ब हासिल हो, जिनसे उनकी जाती दोस्तियां हों, वो उन लोगों को अपनी सरकारी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए और बतौर वजीर आजम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस तरह की छूट और रियायत जो है वो सरकार के जरिए दें? और कहानियां खत्म नहीं होती। उस 32 करोड़ से आगे अरबों रुपए की कहानी है, जिस पर मैं पहले भी रोशनी डाल चुका हूं और मैं फिर उस पर बात करना चाहता हूं
कि किस तरीके से पंजाब में स्पेशली पोस्टिंग ट्रांसफर्स में, ठेकों में कट लिया गया, कट रखा गया, एक एक पोस्टिंग पर करोड़ों रुपए का रेट लगाया गया और इसमें सारे ताने बाने इसके बनी गाला से मिलते हैं। मगर आज मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा जिस शख्स का नाम उस्मान खान बुज़दार है। हमने ये फैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार और उनके साथ जितने लोग करप्शन में मुलव्विस थे, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौम का अरबों रुपया लूटने में मुलव्विस थे, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ दरखास्त आज दायर करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ उस्मान खान बुज़दार का मामला नहीं है, ये तमाम इमरान खान साहब के बेनामी एसेट्स हैं, क्योंकि बनी गाला से ये रिंग चलाया जाता था। बनी गाला से खातून अव्वल के जरिए फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और फिर उस्मान बुज़दार ये काला धन कमाकर हिस्सा वहां पहुंचाते थे। इन लोगों को लगाया इसलिए गया, इमरान खान ने इन लोगों को इख्तियार इसलिए दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाई जा सके। ये किस बात की नेकनामी क्लेम करते हैं, हर जलसे में खड़े होते हैं और इस तरह खड़े होते हैं कि जिस तरह मसीहा हैं, जिस तरह 3.5 साल में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है और मईशत जो है वो दुनिया की बेहतरीन मईशतों में उसका शुमार होना शुरू हो गया है। तकरीर इस तरह करते हैं जिस तरह से ऊपर से उतरे हुए हैं और करतूत ऐसे हैं कि बड़े से बड़ा डाकू शर्मा जाए। ये उस्मान खान बुज़दार साहब के कुछ असासे हैं। मैं ये जानता हूं चंद करोड़ रुपए की मालियत के असासे थे वजीर आला बनने से पहले। इमरान खान साहब ने खातून अव्वल के कहने पर उनको वजीर आला इसलिए लगाया ताकि पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा सरमाया अपने पास लाया जा सके। ये मेरे पास तमाम तफसीलात मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 200 कनाल जमीन मौजा बेरोट, टुमा खोसा, 32 कनाल जमीन मियां चन्नू में, 35 कनाल जमीन मुल्तान में जिसकी 15 करोड़ रुपए मालियत है। उसके बाद रहीम बख्श टेक्सटाइल मिल, इसमें भी तकरीबन 12 करोड़ रुपए मालियत का इन्वेस्टमेंट है उस्मान बुज़दार की। इंसाफ फ्लोर मिल यह भी तौसा में है। उसके बाद क्रशिंग प्लांट है। उसके बाद एक पेट्रोल पंप है तौसा में। उसके बाद टोयोटा का एक शोरूम है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। ये टोटल 27 करोड़ रुपए की मालियत के असासे सिर्फ ये हैं जो तौसा के अंदर बनाए गए और ये सीएम बनने के बाद बनाए गए। उससे आगे चलें, 4 एकड़ का स्पेनिश विला है मुल्तान में। 4 एकड़ का जो स्पेनिश विला है मुल्तान में, ये 70 करोड़ मालियत का है। 70 करोड़ मालियत का। एक टफ टाइल फैक्ट्री है, ये भी तौसा में। फिर 5500 कनाल जमीन ली गई 5 अरब की। 5500 कनाल जमीन 5 अरब की, मरगोटा रोड तौसा के करीब। 5 अरब रुपया कहना बहुत आसान है, मगर एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा गया कि यह ऐसा वजीर आला है जिसके घर में बिजली नहीं है, यह ऐसा वजीर आला है जो लोअर मिडिल क्लास से है, यह ऐसा वजीर आला है जिसको आम आदमी के मसाइल का अदराक भी है, पता भी है, इसलिए इसको वजीर आला लगाया जा रहा है। यह मकसद नहीं था। मकसद यह था कि यह ऐसा डमी शख्स लगाया जाए, ऐसा कमजोर इंसान लगाया जाए जो खुद भी माल कमाए और कमीशन और रिश्वत के जरिए बनी गाला भी माल पहुंचाए। ये सारे सबूत मौजूद हैं। आगे चलें, 10 से 15 स्क्वायर लैंड के खरीदे गए 4-4 कनाल के। ये ब्रदर इन लॉ हैं बुज़दार साहब के, दोस्त मोहम्मद बुज़दार। ये जो 10 से 15 स्क्वायर जमीन खरीदी गई 4-4 कनाल की, इसकी मालियत 1 अरब रुपया है।
और ये दोस्त मोहम्मद बुजदार साहब ब्रदर इन लॉ है। आज इनसे पूछा जा सकता है कि दोस्त मोहम्मद बुजदार साहब, ये जो 1 अरब की जमीन है ये कहां से आई है? आगे चलिए, और इसकी लोकेशन भी मुल्तान की है, सुजुकी चौक, डीजी खान और मुल्तान के नजदीक। आगे एक जावेद केसरानी नामी आदमी है। जावेद केसरानी दोस्त है साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का। इसने बहरीन में इन्वेस्टमेंट की है 1 अरब रुपए की। इसके पास भी उस्मान बुजदार के वजीर आला बनने से पहले कोई सरमाया नहीं था, तो यह भी बेनामी 1 अरब रुपया है जो बहरीन में इन्वेस्ट किया गया। आगे चलिए, ये कुछ फायदा हासिल किया गया जो बुजदार साहब ने अपनी आबाई जमीनों से सरकारी पैसे से सड़क बनवाई, वो उससे इनको 2.5 अरब रुपए का फायदा हुआ, जमीन की वैल्यू बढ़ी। तो ये किस तरह का निजाम है कि जिसमें इमरान खान साहब का मुकर्रर करदा वजीर आला सरकारी खर्चे पर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 2.5 अरब रुपए का फायदा हासिल करता है और सरकारी सड़क अपनी जमीनों में से गुजारता है। आगे चलिए, ये एक रिटायर्ड डिस्पेंसर है, इजाज अहमद बुजदार। ये उस्मान बुजदार का फ्रंटमैन है। इसने 26 कनाल 13 मरले जमीन खरीदी। 5 करोड़ की कहां से खरीदी? क्या हर डिस्पेंसर के पास ये सहूलत मुयस्सर है कि वो 5 करोड़ की ये जमीन खरीद सके? आगे चलें, मोहम्मद इकबाल है। इसने अभी उस्मान बुजदार साहब के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ 50 लाख की। 1 करोड़ इसके अलावा है। आगे चलें तो जाफर बुजदार है जो बुजदार साहब का भाई है, और हर बंदा जानता है, पंजाब में आप किसी से पूछे ना जाफर बुजदार, वो कहेंगे हां बुजदार साहब का फ्रंटमैन। उसने भी 14 कनाल जमीन अलहदा खरीदी। ये तकरीबन 10 अरब रुपए के नाजायज असासे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 अरब रुपए के। ये 10 अरब एक है, इस 10 अरब के अलावा 27 करोड़ एक है, और इसके अलावा जो बाकी मामलात फरा गोगी साहिबा और एहसन जमील गुज्जर ने किए वो इसके अलावा हैं। तो ये जो बुजदार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ रुपए के असासे बनाए हैं, रिश्वत ली है, कमीशन लिए हैं, काला धन इकट्ठा किया है, क्या ये बनी गाला वाले बेखबर थे? क्या उनका राब्ता दुनिया से मुनकता हो गया था? क्या इमरान खान साहब के पास ये तफसीलात नहीं पहुंच रही थी कि ताहिर खुर्शीद कौन है और उसको क्यों निकाला गया बाद में? इमरान खान साहब की ईमा पर खातून अव्वल के जरिए ये बुजदार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ के असासे और इन्वेस्टमेंट बनाए हैं। तो क्या इसका हिस्सा इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचा? जो आज जहाजों में सैरें हो रही हैं, जो जलसों पर खर्चे किए जा रहे हैं, ये कहां से काला धन आया है? ये कहां से सरमाया आया है? पहले तो चलें आपके पास बड़े लोग थे आप पर पैसे लगाने वाले, मगर अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये इमरान खान साहब को फंडिंग कहां से हो रही है, तो अब समझ आती है कि इस मुल्क को, कौम के पैसे को लूटा गया है। सरकारी खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम के तहत बेदर्दी से लूटा गया है, और यह करप्शन की कहानी हर जिले में आपको मिलती है। उस्मान खान बुजदार का एक मुल्तान में जो घर है जिसकी मालियत 70 करोड़ है, जो 4 एकड़ में स्पेनिश विला बना, ये कैसे बना है? क्या उस्मान बुजदार साहब सीएम बनने से पहले अफोर्ड करते थे? कितना शहाना फार्म हाउस बना सकें? तो इमरान खान साहब ने इनको प्लेस ही इसलिए किया ताकि माली फायदा हासिल किया जा सके। एंटी करप्शन के महकमे में आज ये दरखास्त दायर हो जाएगी और ये 10 अरब 31 करोड़ के असासों की छानबीन की जाएगी। और ये याद रहे
कि उस्मान बुज़दार ने ये सब कुछ इमरान खान साहब की ईमा पे किया, बुशरा बीबी की ईमा पे किया, और वो भाग नहीं सका। फराह गोगी और उसका खावन तो बाहर भाग गए। इमरान खान साहब ने उनको यहां से राह फरार इख्तियार करने का कहा, उनको बकायदा उनकी सहूलतकारी की बाहर भागने में। मुझे 6 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है फराह गोगी ने, तो आ जाओ पाकिस्तान, मैं तो सामना करने को तैयार हूं, आमने सामने बैठते हैं, अदालत में मैं सबूत भी पेश करूंगा। मगर अब हमने फैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार के इन गैर कानूनी असासों के खिलाफ, और जो आमदन से ज्यादा असासे हैं 10 अरब की मालियत के, इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी, इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, और यह देखा जाएगा कि एक शख्स जिसके घर में बिजली नहीं थी, एक शख्स जिसके असासे चंद करोड़ के थे, वो आज 10 अरब का मालिक बना बैठा है। तो ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके तहत ये हुआ? ये गरीब अवाम के हक पर डाका डालने से हुआ, ये इस मुल्क के वसाइल लूटकर इस मुल्क की बुनियादें खोखला करने से हुआ। ये एक बेवा, एक यतीम, एक मजदूर, एक किसान जो उनका हक था उसको लूटने से हुआ। जिन्होंने आटा भी महंगा खरीदा, जिन्होंने खाद भी महंगी खरीदी, जिन्होंने बिजली के बिल भी महंगे दिए, जिन्हें अद्वियात भी महंगी मिली। ये क्यों मिली? क्योंकि इमरान खान के कहने पर एक ऐसा वजीर आला मुसल्लत था जो अपने अफसरान के साथ मिलके, अपने खानदान के अफराद के साथ मिलके इस मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूट रहा था। और इमरान खान साहब ने इसमें पूरी उनकी मुआवनत की, सहूलतकारी की और उनको पूरी इमदाद फराहम की। आटे का स्कैंडल आया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। बुज़दार साहब ने चीनी पे सब्सिडी दी, कोई नोटिस नहीं लिया गया। अद्वियात का स्कैंडल आपके सामने है, खाद का स्कैंडल आपके सामने है। तो क्या बुज़दार साहब ये बताना पसंद करेंगे कि ये 10 अरब के असासे कैसे बनाए गए, और वो चंद ही सालों में, 2.5-3 साल के अंदर एक सफेद पोश आदमी से अरबपति कैसे बने? क्या ये इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रहा था कि एक बेवा और यतीम को अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, मगर उस्मान खान बुज़दार के जो फ्रंटमैन हैं, दोस्त मोहम्मद बुज़दार, जावेद केसरानी, जाफर बुज़दार, तूर बुज़दार, ये सारे लोग इस मुल्क के वसाइल को लूटने में मसरूफ हैं और सरकारी दफातर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अवाम को हुकूक से महरूम किया गया और एक आपने गरीब आदमी को अरबपति बनाया, बजाय इसके कि आप नोटिस लेते कि जब इस मुल्क का किसान घंटों लाइन में खड़ा होकर उसने खाद खरीदी, 10 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। जब एक आम आदमी अस्पताल की इमरजेंसी में जाता है, उसे कहा जाता है कि अद्वियात नहीं है, पैसे दो। जब आटा इस मुल्क में महंगा किया गया, जब चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई फिर इंपोर्ट की गई, तो यह बुज़दार ने सब्सिडी दी थी। इन तमाम बातों का जवाब उस्मान खान बुज़दार को देना होगा। ये जो 70 करोड़ का महल मुल्तान में बना है, जो स्पेनिश विला है 4 एकड़ का, इसका जवाब देना होगा। जो बाकी टेक्सटाइल मिल लगाई गई है, फ्लोर मिल लगाई गई है, क्रशिंग प्लांट लगाया गया है, पेट्रोल पंप लगाया गया है, टोयोटा का शोरूम जामपुर रोड डेरा गाजी खान में बनाया गया है, 5500 कनाल जमीन खरीदी गई है, टफ टाइल की फैक्ट्री लगाई गई है। ये तमाम तर बातों का जवाब देना होगा। ये अवाम के वसाइल हैं, ये अवाम का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं था। आप कहते थे ना किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो क्या ये उस्मान खान बुज़दार के बाप का पैसा था जो इतनी बेदर्दी से लूटा आपने? और ये 3.5 साल में 10 अरब के असासे किसी और के बने हो तो आप बता दें। ये करप्शन की ऐसी दास्तानें हैं कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, मगर इसका कॉस्ट पे करना पड़ा है। इस मुल्क की बुनियादों को खोखला किया, मईशत को डबोया, आम आदमी की जिंदगी अजीरन की। और ये
अरबों रुपए कमाए, खुद शाना जिंदगी बसर कर रहे थे, अवाम मर रही थी। यह है तोहफा जो इमरान खान ने दिया उस्मान बुज़दार की शक्ल में, जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, तकरीरों में कहते थे कि यह वसीम अकरम प्लस है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे, तुम्हें दिखाना नहीं आता, इसके काम हम आपको दिखाएंगे कि इसने क्या काम किए। एक मंसूबा नहीं है 3.5 साल में जो बता सके, जो लगाया हो, मगर अपने जाती मंसूबे तो थे। जाती जायदादों में इजाफा था, करप्शन की, कमीशन लिए, किकबैक्स लिए, अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए। तो ये सिर्फ तौसा तहसील में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, एक तहसील में। तो ये बगैर बुशरा बीबी की ईमा के, बगैर बनी गाला के, बगैर इमरान खान साहब की आशीर्वाद के, अब हमें समझ आए क्यों इसको कहते थे ये वसीम अकरम प्लस है। जो माल कमा के दे, जो कमाऊ पूत हो, उसकी तारीफ करना बनती है, उसको थपकी देना बनती है कि शाबाश तुम मुझे माल कमा के दे रहे हो। उसने खुद भी माल कमाया, काला धन कमाया, और खान साहब को भी कमा के दिया। आज तक इमरान खान का जरिया आमदन मुझे नहीं पता। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि जरिया आमदन क्या है। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि आपका किचन का खर्चा कैसे चलता है। 10 मरले का घर मेंटेन करना तो खर्चा आता है उस पर। आप 400 कनाल के महल में रहते हैं, आप कैसे मेंटेन करते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं जितने टॉक शोज में जाता हूं, प्रेस टॉक्स करता हूं, मैं पूछता हूं पीटीआई वालों से कि कोई एक शख्स पाकिस्तान में मुझे इमरान खान का जरिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम बता दे, किस जरिए से उनको पैसे आते हैं और इस जरिए से वो अपना खर्चा चलाते हैं किचन का। आज तक कोई नहीं बता सका। तो अब समझ आई कि ये वसीम अकरम प्लस के कारनामे जो थे वो इसीलिए थे कि काले धन में इजाफा किया जाए और अपना गुजर बसर एक शाहाना तरीके से किया जाए। इस 10 अरब का भी जवाब देना होगा और फराह गोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान लाना होगा। क्यों नहीं लाते पाकिस्तान उनको? और वो आपका इख्तिदार खत्म होते ही फरार क्यों हो गए? पहले क्यों ना गए बाहर? आपकी उनको प्रोटेक्शन हासिल थी, आप उनका तहफ्फुज करते थे। आपने फरार करवाया, वापस लेकर आए, कौम को जवाब दें। मत इतना हाई मॉरल ग्राउंड है जलसों में कि जिस तरह पता नहीं आप कितने नेक आदमी हैं, कौम के पता नहीं कितने सौरभ आपने बचाए हैं, कितने अवामी मंसूबे लगाए हैं। आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, जवाब देना होगा। आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अवाम की अदालत में भी जवाब देना होगा और ये जो एंटी करप्शन में हम जा रहे हैं इसका भी जवाब देना होगा। तो उस्मान खान बुज़दार तैयारी कर लें, हमने मुकम्मल कागजी कार्रवाई कर ली है और आपसे एक एक पाई जो कौम की लूटी गई उसका हिसाब लेंगे। थैंक यू जी। सर इसकी इंक्वायरी के लिए बताइएगा। सर ये बताइएगा कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है और आप एंटी करप्शन में भी जा रहे हैं, तो आपके पास तमाम तर सबूत हैं कि ऐसा तो नहीं होगा जैसे आपके खिलाफ केस किए गए और अदालतों में वो सारे केसेस रिजेक्ट हो गए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारे खिलाफ बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए, हमने अदालतों को फेस किया। ये तो ओपन एंड शट केस है। ये ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसके अंदर एक शख्स बिल्कुल उठता है छोटे से घर से और चंद उसके करोड़ के असासे हैं और वो उठ के 10 अरब के असासे बना लेता है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 74 साल तारीख में इस तरह के केसेस मैंने नहीं देखे। तो इसका तो सामना करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा और ये अदालतों में जब जाएंगे तो लग पता जाएगा। सर फराह गोगी को वापस लाने के लिए नून लीग इंटरपोल के जरिए या इस तरह के कोई इक़दाम करेगी या सिर्फ इलेक्शन तक बस फराह गोगी के नहीं? देखिए, और बात खत्म हो जाएगी। वजारत दाखिला ने इस पर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनको वापस आने के इक़दाम किए जा रहे हैं और आज मिनिस्टर इंटीरियर ने भी इस पर बात की है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर वो वापस खुद ना आई तो वजारत दाखिला उनको वापस आने में कामयाब हो जाएगी। सर ये बताइएगा, अरबों रुपए की जो है करप्शन क्या बता रहे हैं, तो आप इन तमाम केसेस को क्योंकि वापस होते थे तो पब्लिक काफी सोच रही थी, इसको नैब में क्यों मिले? देखिए, इसमें नैब का जो दायरा इख्तियार है वो बिल्कुल बनता है। नैब का और हुकूमत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। नैब अगर इसको टेकअप करना चाहती है, नैब को जरूर करना चाहिए। मैं चेयरमैन नैब को भी कहूंगा जरूर इनकी छानबीन करें, मगर मेरा ये ख्याल था कि ये एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है कानून के तहत उसका भी दायरा इख्तियार है
और पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इसीलिए एंटी करप्शन महकमे का दायरा इख्तियार बनता है। तो फिलहाल एंटी करप्शन में दरखास्त दी। सर अभी आप ये बताइएगा कि जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान में ऐसे बियॉन्ड मीन्स की, तो ये कहा जाता है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है जी। तो क्या इसके अलावा भी हम और केसेस देखेंगे जो आप इस हमारे से इनकी तहकीकात कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे मामलात हैं। मैं 1-2 दिनों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें कुछ मियाँ वाली के मामलात हैं वो आपके सामने लाऊंगा। तो ये हम सिर्फ मीडिया के सामने वो बात करेंगे, शिराद अकबर वाला काम नहीं करेंगे। मीडिया के सामने सिर्फ वो बात करेंगे जो नाकाबिले तरदीद सबूतों पर मबनी होगी। इसके अलावा जो केस जिसमें हमें सबूत बिल्कुल क्लियर एविडेंस आएगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के 2 मोबाइल फोन जो है वो चोरी कर लिए गए सियालकोट से, तो क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है या आप जो है घबरा गए उस पर? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने क्या पता खुद ही चोरी करवा लिए हों, कोई बैद नहीं है ना। क्योंकि जो शख्स अपने मोबाइल का ध्यान नहीं रख सकता, उसने मुल्क का जो अशर किया आपके सामने, उसने अपना ध्यान क्या रखना है? तो ये इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना कोई साजिश है। तो ये इमरान खान साहब को आदत है चीज़ें चोरी करवा के दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की। तो ये तमाम चीज़ों का जवाब देना होगा और इमरान खान साहब को जी मोबाइल फोन अपने ध्यान से रखा करें। कालिद साहब ये बताइएगा कि मईशत के जो हालात हैं और एहतियाती हुकूमत ऐसा लगता है ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी, तो इन केसेस का क्या बनेगा इनका एंटी करप्शन? देखिए, हम पूरी तरह कारबंद हैं। मईशत के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, इक़दाम लिए जा रहे हैं। केसेस देखिए, जो हुजम है इन केसेस का और जो सबूत हैं वो इंशाल्लाह ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये देखिए, हुकूमत जो है वो अपनी डे टू डे बिजनेस चल रहा है, ऐसी कोई बात मेरे तक तो नहीं पहुंची। जी, सर, आप कहते हैं कि जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, तो माजी में भी हमने देखे कि करप्शन के केसेस हैं, लेकिन जो आपके लीडर हैं उन्होंने तो फेस नहीं किया, वो भी लंदन में चले गए। तो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि केसेस खत्म होते जा रहे हैं, मंतकी अंजाम को वो भी नहीं पहुंचे। देखिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप तो भी दावा कर रहे हैं कि ये कैसे कर, ये भी मंतकी अंजाम। देखिए, मंतकी अंजाम मियां नवाज कंफ्यूज कर रहे हैं आप सारे मिलकर। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पनामा केस के अंदर हालांकि एक धेले की करप्शन नहीं थी, 126 पेशियां भुगती, रोज आकर इधर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश होते थे, पूरे प्रोसेस से गुजरे। अब जो हमारी अपीलें हैं, उन अपीलों के अंदर यह बात रोज वाजे हो रही है कि कोई करप्शन नहीं थी, सियासी इंतकाम के तहत केसेस बनाए गए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी प्रोसेस से नहीं गुजरे, हम चक्की में पिसे हैं। हमने अदालतों में भी सामना किया है, हमने कानूनी जंग भी लड़ी है, हमने कई 100 पेशियां भी भुगती हैं। इनके खिलाफ तो अभी एक पेशी नहीं हुई, ये तो अभी सबूत आए हैं जो नाकाबिले तरदीद है। हमारे खिलाफ तो सबूत ही कोई नहीं था। तो इकामे पे निकाला गया और इकामे के बाद जो हशर हुआ सारे केस का, वो आपके सामने आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरीम बीबी का केस चल रहा है, नायब प्रोसिक्यूशन ये बताने से कासिर है कि उन पे इल्जाम क्या है। तो ये तो अभी दरखास्तें आई हैं, ये तो ओपन एंड शट केस है। वो उन्होंने शुरू किया 1969 से केस और फिर भी कुछ नहीं निकला। ये तो पिछले 2 साल की दास्तान है, कागज बहुत फ्रेश हैं। मियां साहब ने आते ही लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया था और हालात बेहतरी की तरफ जाने का इशारा दिया था, जबकि स्टॉक मार्केट भी मुसलसल नीचे जा रही है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है और लोड शेडिंग अपनी जगह पे कायम है। इसमें आप देखेंगे कि अगले 1 हफ्ते में इसमें बेहतरी आएगी। पिछली हुकूमत ने कोई ऑयल की पेमेंट्स डेफर की हुई थी, वो होना शुरू हो गई हैं, तो इसमें वाज़ेह बेहतरी आपको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया।